जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने टीचिंग परिवार टेट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज रहेगी हमारी मैराथन क्लास जो कि लगभग 1 घंटे की होगी। और इसमें हम रिवाइज करेंगे कंप्लीट दिल्ली सल्तनत को और उसके साथ मुगल साम्राज्य को। तो क्लास में को लास्ट तक बनिए रहेगी। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं आज टॉपिक दिल्ली सल्तनत से। तो पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है और ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर राज्य को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, लाहौर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब होता है इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। हौज ए शमसी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के शमसी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब का नाम हौज ए शमसी पड़ गया था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क मुसलमान इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसा मदरसा ए मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश शासक था, इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया किया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, कॉलेज का। अरुणोराज का पुत्र विग्रहराज फोर अथवा बीसल देव चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जिसे कुतुब उल दीन ऐबक द्वारा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। और माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया था। इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, एक मस्जिद। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, चांदी एवं तांबा। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था और वह प्रथम सुल्तान था जिसने सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे।
अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उच्च वर्ग को स्त्री शासन का पसंद नहीं था। क्योंकि यदि वह एक पुरुष होती तो दिल्ली सल्तनत की एक योग्य शासक होती। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पर करना पसंद नहीं था। और रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। अमीर ए शिकार की पदवी बलबन को किसने नियुक्त किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही होता है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। और गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन ढांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि होता है और इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नए रोज की भी प्रारंभ करवाया। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त एवं लहू की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। बर्नी के अनुसार बलबन का राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। एक 40 दिन का ग्रोह था और बलबन के ही समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लहू की नीति अपनाई? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बलबन ने। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बलबन ने। 40 ग्रुप की शक्तियों का किसने तोड़ा था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बलबन। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, बलबन के दौरान। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवान ए रियासत का नाम दिया गया है। इसका प्रधान सदर ए रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया और इसे साहना ए मंडी कहा जाता था जो योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारी शासक कैकुबाद की 1290 ईस्वी में हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था और खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद नियुक्त करने की परंपरा शुरू की थी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी और युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भेज न दे, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था और इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की भी प्रथा प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्यता रखता है। अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है और अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा में सबसे पहले भित्त मेहरा प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने।
दिल्ली सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाई दरवाजा में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी से। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी और जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इसका सही था ऑप्शन बी राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका सही होता है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। इसका सही होता है ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, इसका सही होता है जफर खां। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और अलाउद्दीन द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन की खलीफा की शक्ति का विरोध किया और अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया, जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी और अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किससे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए रामचंद्र देव। किसने खूत और मुकदमों को इस तरह हद तक पदावतान्वित किया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी खम्स। खम्स लूट का धन होता था और इस धन का 1/5 भाग राजकोष में, 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया, और यह भूमि उत्पाद कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और ये उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी वंश की शासक की हत्या करके नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बन गया जो भारतीय मुसलमान था। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका सही जवाब था ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से सन 1327 में दक्कन के दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। इसके पीछे का उसका तर्क था कि राजधानी को एक केंद्रीय स्थान पर ले जाने से उसे पूरे उपमहाद्वीप पर कुशलता से शासन करने में मदद मिलेगी, और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर प्रकाश डालती है, और मोहम्मद तुगलक ने कृषि विकास के लिए कृषि मंत्रालय की स्थापना की थी।
अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव व अन्याय को समाप्त करने का भी प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया? इसका सही जवाब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के लिए मंत्रालय की स्थापना की थी वह था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था, ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके जिससे वे राज्य के विरुद्ध ना करें, राज्य से विद्रोह ना करें। और फिरोज शाह तुगलक ने जागीर तथा सेना में वंशानुगत का नियम लागू कर दिया। फिरोज के समय से ही जजिया एक अलग कर के रूप में सामने आया और फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाई ए फिरोज शाही नामक से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और उसने दीवान ए बंदगान नाम से गुलामों के लिए एक अलग विभाग की भी स्थापना पर कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी दलाइले फिरोज शाही। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से 1200 बाग लगवाए और इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की। इसने गरीबों को सहायतार्थ एक खैराती अस्पताल जिसका नाम दार उल सफा की स्थापना करवाई थी। फिरोज शाह के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? इसका सही होता ऑप्शन ए बी एक खैराती अस्पताल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? इसका सही होता है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं सैयद वंश पर। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सर हिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी सैयद के। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सर हिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और ये ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है। फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था और उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी सैयद वंश का। दिल्ली सल्तनत में पांचवा वंश आता है और अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी द्वारा की गई और लोधी वंश के संस्थापक लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 जो शासनकाल था उसने 1504 में कराई थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी सिकंदर लोधी ने।
सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूताना शासकों पर नियंत्रण के लिए उद्देश्य से ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? इसका सही होता ऑप्शन है गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था और ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया था, जिससे पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब होता ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये मुगल बादशाह अकबर के काल का आधिकारिक इतिहास ग्रंथ है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया और इल्तुतमिश ने अपने बेटे राजकुमार नसीरुद्दीन महमूद की याद में मदरसा ए नासिरिया की स्थापना की थी। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है और जयदेव का जन्म उड़ीसा में भुवनेश्वर के एक गांव में हुआ था। गीत गोविंद में श्री कृष्ण को द्वारा गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा का विवाद, कृष्ण वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन आदि है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय हुई और राजपूतों की पराजय हुई थी। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी 1026 ईस्वी में। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहम्मद मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को कराया था और इसका एक अन्य नाम जिंदा पीर भी था। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया और शाहजहां के 4 पुत्र दारा सिकोह, औरंगजेब व मुराद थे। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद वर्ष 1658 में उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। सामूगढ़ के विरोध में दारा सिकोह व औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ और जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की। इसके बाद औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना दिया। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी शेर खान। शेर खान अर्थात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने को दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया था और अकबर ने हेमू को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही होता है ऑप्शन बी दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी और मुख्य संरक्षक रानी बेगम यानी कि हाजी बेगम द्वारा 1569 से 70 में बनाया गया था और इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी औरंगजेब ने। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक समय तक शासन औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक किया
और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 56 और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश को स्थापित किया और उसने तैमूर परंपरा के विरुद्ध पातशाह की उपाधि धारण की। उदारता के कारण उसे कलंदर भी कहा जाता था। बाबर ने क्रमशः पानीपत में 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528 व घाघरा 1529 का युद्ध लड़ा था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संग्राम सिंह राणा सांगा को पराजित किया था और पानीपत के युद्ध में बाबर अपने जीत का श्रेय तुलुगमा पद्धति को देता है। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी और मसनबी को, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, उसका नाम मुबाइन था। मस्तरबीस मसनबी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था, उसका नाम था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, उसकी तुलगमा पद्धति। बाबर के दरबार भारत में बाबर के युद्ध को कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, तुर्की भाषा में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। देवरा का युद्ध जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में देवरा नामक स्थान पर हुआ और इसमें महमूद गजनवी की पराजय हुई। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ और ये युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया और चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने अपने को शेर शाह की उपाधि दी। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का, जो कन्नौज में लड़ा गया था, इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदलाल व अस्करी भी थी। फिर भी पराजय ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा और ये युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया। और उसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध, जो कि 22 जून 1555 को हुआ और इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया और इसमें हुमायूं को सफलता मिली। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, चौसा में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले आला हजरत की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की। 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया किंतु शेर खां ने उसे परास्त कर दिया। शेर शाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया और शेर शाह के बारे में आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व व पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। और H.G. कीन ने कहा है कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दिया।
इस्लाम शाह सूरी ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, इस्लाम शाह ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार को नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, H.G. कीन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये लिखा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार निर्वासित किया गया था, दफन है? इसका सही होता है ऑप्शन डी, नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था और उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने ही ने अपने सेनापति मान सिंह के सहायक के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेशबक परगना में निर्वासित कर दिया था और मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। अबुल फजल रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है और जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी और महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया है। पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मुगल वंश द्वारा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु। अकबरनामा के कितने खंड हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 3 खंड। रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, महाभारत का। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, मुगल वंश की। पद्मावत किसने लिखा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईन ए अकबरी जिसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अब्दुल समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था और अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था और दसवंत व बसावन भी अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था और अकबर के ही काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ था। अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के काल में हुआ और जब्ती प्रणाली मुगल कालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी और इसकी शुरुआत शेर शाह के काल से मानी जाती है। अकबर के शासनकाल में कई बदलावों के बाद उसको अंतिम रूप से लागू कर दिया गया। जब्ता प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही होता ऑप्शन सी, शेर शाह की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। इसका सही होता ऑप्शन ए, अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अकबर के। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, अकबर। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी,
अकबर ने। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था, इसका सही होता ऑप्शन बी बिहार संहिता, व्यवहार संहिता। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक समरूप धर्म था और जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म धरते और दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर एक आचार संहिता के समान था, जिसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना वर्जित था और इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकारा था और 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संबंध इलाही संबंध प्रारंभ किया। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया था और इस नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जो कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, इसका सही होता ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, इसका सही होता ऑप्शन डी अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो इसका सही होता ऑप्शन बी अकबर के समय। सन 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया गया था, इसका सही होता ऑप्शन सी अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, इसका सही होता ऑप्शन सी अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, इसका सही होता ऑप्शन सी हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह, आसफ खान एवं मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एकमात्र मुस्लिम हकीम खां था। युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई और उसने भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ था और विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के काल में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, इसका सही होता ऑप्शन सी 1576 में। ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो इसका सही होता ऑप्शन सी विलियम फिंच ने। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था, इसका सही होता ऑप्शन बी 7 सरकारों में। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, इसका सही होता ऑप्शन डी राणा बीरसाल के यहाँ पे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो इसका सही होता ऑप्शन ए जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी और इसे हेरात के अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की और उसके समय में प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर आदि थे। जहांगीर ने मनसबदारी में 2 अस्पा सिंगस्पा प्रथा की शुरुआत की थी और आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था और जहांगीर के काल में ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा कांधार को लेकर बना हुआ था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, इसका सही होता ऑप्शन बी कंधार। 2 अस्पा सिंगस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, इसका सही होता ऑप्शन बी जहांगीर ने। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, इसका सही होता ऑप्शन सी नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय
भारत आया था? इसका सही होता है ऑप्शन डी, जहांगीर के समय। सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। हॉकिंस तुर्की और फारसी बोल सकता था। जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खान और इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस के बाद 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के काल में ही भारत आया था। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है। मुगल शासक जहांगीर न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। पिट्रा ड्यूरा दीवारों में कीमती पत्थर पर नक्काशी करने की एक कला थी, जिसकी शुरुआत जहांगीर के काल में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? तो इसका सही होता ऑप्शन डी, सर थॉमस रो द्वारा। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? इसका सही होता ऑप्शन ए, हॉकिंस को। प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही होता ऑप्शन ए, दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? इसका सही होता ऑप्शन बी, जहांगीर ने। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया? इसका सही होता ऑप्शन बी, जहांगीर के समय। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही होता ऑप्शन डी, शाहजहां ने। शाहजहां का काल सफेद संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है और दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1648 में करवाया था। इस किले के भीतर मोती महल, हीरा महल, नहर ए बहिशत, शीश महल आदि इमारतें थी। शाहजहां के अन्य निर्माण कार्यों के आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल आदि है। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है। और मुगल शासक शाहजहां ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। दो महान मुगल सम्राट जहांगीर व शाहजहां राजपूत राजकुमारियों के गर्भ से पैदा हुए थे। इनमें से किस शासक ने आना सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ किया? इसका सही होता ऑप्शन सी, शाहजहां ने। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए वे थे। इसका सही होता ऑप्शन सी, जहांगीर और शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? इसका सही होता ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? इसका सही होता ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब पहला एकमात्र मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में तथा दूसरा एवं वास्तविक राज्याभिषेक 15 जून 1659 में दिल्ली में अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ हुआ था। मुगल शासक औरंगजेब ने सबसे अधिक समय 49 वर्ष तक शासन किया और औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। सतनामी मुख्यतः कबीर के अनुयायी थे और जिसने औरंगजेब के काल में विद्रोह किए थे। सर्वप्रथम मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया और आलमगीर नामा के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम थे, जबकि खुलासात उत तवारीख सुजान राय खत्री के द्वारा लिखा गया औरंगजेब के इतिहास का काल का इतिहास है। औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया वे, इसका सही होता ऑप्शन ए, कबीर के अनुयायी थे। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इसका सही होता ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। खुलासात उत तवारीख किसने लिखी है? इसका सही होता ऑप्शन ए, सुजान राय खत्री ने। आलमगीर नामा को किसने लिखा? इसका सही होता ऑप्शन ए, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका सही होता है ऑप्शन बी, औरंगजेब ने।
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी दारुल इस्लाम। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल से हम शुरू करेंगे मॉडर्न इतिहास को, यानी कि आधुनिक इतिहास को। तो मिलते हैं कल की क्लास के साथ। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए राजा सिताब राय को। प्लासी युद्ध जून 1757 में अंग्रेजों व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई और युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मुनरो के। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेना के बीच हुआ था और सन 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो के द्वारा किया गया था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां ने। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई थी और मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा और इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल किया था, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रथा इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था और इस समय तक राज्य नवाब और धनी महाजनों तथा बड़े जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों तथा बड़े जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद में 1892 ईस्वी के आम चुनाव में जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी फ्रेंच विशेषज्ञ। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे और हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नायक था। उन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था? इसका सही होता ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह के द्वारा। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था और इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा अगला टॉपिक आ जाता है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए बांडीवास का युद्ध में। बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया और ये युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ
और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और इस घोषणा का उल्लेख धारा 87 में निहित था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी चार्टर एक्ट 1833 में शामिल था। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा परिषद विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किया गया था और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था, जो कि 1876 से 1880 तक था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित होता है और उस समय भारत का वायसराय करजन था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया और भारत में इस समय वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही होता ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया गया और वह राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित हो गई थी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रांसीसियों के खिलाफ। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष 1760 में हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पौंडीचेरी अंग्रेज का सौंपना पड़ा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। इस कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही होता ऑप्शन ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित किया था और इसके बाद 1505 में कन्नूर, गोवा, दमन दीप एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इस प्रकार इसका सही उत्तर ई होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना, यानी कि कालीकट। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही होता ऑप्शन है कोलकाता में। बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की और जिसके बदले में उन्हें इन मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीघाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और 1700 में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पुर्तगाली।
पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे और यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगाली प्रथम थे। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 में कालीकट समुद्री तट पर उतरा था और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए थे। बंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया। उस समय राजकुमार का क्या नाम था? इसका सही होता ऑप्शन ए चार्ल्स द्वितीय। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई को दहेज के रूप में दिया और राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? इसका सही होता ऑप्शन सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था और 1509 में से भारत में वायसराय नियुक्त किया गया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका सही होता ऑप्शन सी अल्मीडा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ और पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका सही होता ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? इसका सही होता ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट के। थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली से नौसेना को पराजित किया था और विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका सही होता ऑप्शन डी सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और दक्षिण भारत में अंग्रेजों की ये पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611 में स्थापित हुई थी। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके क्षेत्रीय राज्य। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।